नमस्कार, मैं मनु पवार। एक खबर ने मुझे बड़ा चौंकाया। खबर यह है कि मुख्यमंत्री धामी साहब उत्तराखंड के दो प्रमुख छावनी क्षेत्रों यानी कैंट एरियाज लैंसडौन और रानीखेत को नगर पालिका एरिया में शामिल कराना चाहते हैं, उनका विलय कराना चाहते हैं। और इसके लिए वो बाकायदा मंगलवार यानी 17 जून को दिल्ली दौड़े चले आए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि कैंट एरिया के बॉस वही हैं रक्षा मंत्री होने के नाते। उत्तराखंड सरकार के सूचना विभाग ने अपने उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे उस मुलाकात की फोटो भी शेयर किए हैं। लेकिन आखिर धामी साहब को छावनी एरिया को नगर पालिकाओं के अंडर में लाने की अचानक क्या सूझी, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। क्योंकि कैंट एरिया तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, उसकी देखभाल के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री का अपना एक सिस्टम है। मैंने सोचा कि अखबारों ने इस विषय पर ज़रूर कुछ लिखा होगा, तो ज़रा टटोलता हूँ अखबारों को। हम जिस दौर में अखबारी पत्रकारिता किया करते थे ना, उस वक्त हम ऐसी खबरों के पीछे की कहानी खोद खोद कर ज़रूर छापा करते थे, ताकि पाठकों को पता रहे कि फलां फैसले या फलां घटना या फलां डेवलपमेंट के पीछे का असली मकसद क्या है, उसकी असली वजह क्या है। एक पत्रकार में बुनियादी तौर पर खबर को लेकर इतनी जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए। लेकिन मुझे ये देखकर निराशा हुई कि उत्तराखंड के तमाम अखबारों ने भी उत्तराखंड सरकार के सूचना विभाग की प्रेस रिलीज को जस का तस छाप दिया। न जाने उनमें ये उत्सुकता क्यों नहीं जगी कि ये जाने और पब्लिक को भी बताएंगे कि आखिर धामी साहब लैंसडौन और रानीखेत में जो अंग्रेजों के ज़माने से सैन्य छावनी हैं, उन्हें सिविल बॉडी यानी नगर पालिका के तहत भला क्यों लाना चाहते हैं। ऐसे कोई संकेत तो मिले नहीं है कि ये छावनी इलाके आर्मी से संभल नहीं रहे हैं या रक्षा मंत्रालय से संभल नहीं रहे। हाँ, हो सकता है कि सैन्य क्षेत्र होने की वजह से वहाँ कुछ ऐसी पाबंदियाँ हों जिनकी वजह से सिविलियंस को दिक्कत हो रही हो वहाँ रहने वाले। वरना तो आम धारणा यही है कि कैंट बोर्ड ने इन दोनों इलाकों को बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ है। मैं जब इस खबर से जुड़ी डिटेल तलाशने लगा तो अमर उजाला अखबार में एक लाइन मुझे ज़रूर नजर आई, तो मुझे एकदम स्ट्राइक किया। उसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन एवं जन सुविधाओं के समग्र विकास में सहयोग मिलेगा। ये धामी साहब की तरफ से वो बयान छपा है जो अखबारों में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इस लाइन को पढ़ने के बाद पूरा खेल समझ में आ गया। लैंसडौन और रानीखेत कैंट एरिया को नगर पालिका के अंडर लाने के पीछे की असली मंशा इसी एक लाइन में छिपी हुई दिख रही है। सीएम साहब कह रहे हैं कि इससे पर्यटन और जन सुविधाओं के समग्र विकास में सहयोग मिलेगा। तो उन्हीं के बयान के इस हिस्से का जरा पोस्टमार्टम करते हुए पहले आते हैं जन सुविधाओं के विकास के उनके दावे पर। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि हमारे उत्तराखंड में जो भी छावनी इलाके हैं यानी जो कैंट एरिया हैं, चाहे वो लैंसडौन हो या रानीखेत हो, क्या वहाँ जन सुविधाएं नगर पालिका क्षेत्र से बदतर हालत में होंगी, खराब और दयनीय हालत में होंगी, कि उत्तराखंड की सरकार उसके लिए बहुत चिंतित है। आप लोगों ने भी देखा होगा कैंट एरिया में जिस कदर साफ सफाई दिखती है, जिस तरह का अनुशासन दिखता है और बहुत अनुशासित तरीके से पूरा इलाका चमका हुआ दिखाई देता है, एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है। उससे तो लगता है कि ये एक अलग ही दुनिया है। 1887 में स्थापित लैंसडौन छावनी हो या 1869 में स्थापित रानीखेत कैंट हो, यहाँ पर सफाई, वाटर सप्लाई, मेडिकल, शिक्षा, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो नागरिक सुविधाएं हैं उनको जुटाने के लिए बाकायदा छावनी परिषद बनी हुई है। छावनी परिषद का जो बोर्ड होता है ना, उसमें आधे सदस्य सिविलियन से निर्वाचित होकर आते हैं। दूसरी ओर नगर पालिका इलाकों के हाल भी आपने देखे ही हैं। किसी भी नगर पालिका के किसी भी वार्ड में घुमाइए आप लोग,
किस कदर गंदगी दिखती है। सड़कों पर कूड़ा करकट और गोबर वगैरह तो बहुत सामान्य बात है। नालियां जो है वो दुर्गंध से बजाती रहती हैं। बाकी जन सुविधाओं का हाल भी नगर पालिका एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो बेहतर जानते हैं। उस जन्नत की हकीकत नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों से ज्यादा अच्छी तरह भला कौन बता सकता है। इसीलिए कैंट एरिया में जन सुविधाओं के विकास वाला धामी साहब का दावा कई लोगों को उनके गले नहीं उतर पा रहा है। अब आते हैं उनकी पहली बात पर, और वो ये कि लैंसडाउन और रानीखेत के कैंट एरिया को भी नगर पालिका इलाके में शामिल करने से पर्यटन के समग्र विकास में सहयोग मिलेगा। मुझे लगता है असली खबर इसी में छिपी हुई है। आखिर लैंसडाउन और रानीखेत में पर्यटन के नाम पर धामी सरकार ऐसा क्या कर लेना चाहती है जो अभी नहीं है। दोनों बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। वीकेंड पर लैंसडाउन जाने के लिए तो दिल्ली का टूरिस्ट मरा जाता है। लैंसडाउन को किसी परिचय की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह रानीखेत का भी नाम है। दोनों बड़े अच्छे हिल स्टेशन हैं और कैंट एरिया होने की वजह से बहुत सी चीजें वहां बची हुई हैं। वरना अगर वो भी किसी सिविलियन बॉडी का हिस्सा होते इतने साल से, तो अब तक पूरी तरह से नर्क हो गए होते। तो फिर पुष्कर सिंह धामी लैंसडाउन और रानीखेत छावनी इलाके का नगर पालिका में विलय भला क्यों कराना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि धामी सरकार के पास लैंसडाउन और रानीखेत में बड़े होटल्स या रिजॉर्ट खोलने के लिए या दूसरी हाई प्रोफाइल कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए किसी बड़ी कंपनी का या किसी बड़े धन्ना सेठ का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया हो। लेकिन छावनी क्षेत्र होने की वजह से, सेना से जुड़े होने का मामला होने की वजह से और सीधे रक्षा मंत्रालय से जुड़ा मामला होने की वजह से वो असहाय महसूस कर रहे हो कोई फैसला लेने में। वरना तो उत्तराखंड में धामी सरकार ने भूमि कानून में जो संशोधन किया है ना, उसमें वो भूमि कानून ना नगर पालिका क्षेत्रों में लागू होता है और न ही छावनी परिषद के इलाके में लागू होता है। तो धामी सरकार जैसा चाहे वैसा कर सकती है। लेकिन चूंकि कैंट एरिया सीधे रक्षा मंत्रालय के तहत आते हैं, इसीलिए शायद इस मामले में धामी सरकार सीधे दखल देने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए सीएम साहब का पूरा जोर इस पर है कि छावनी एरिया भी सिविलियन बॉडी के अंडर में आ जाए, ताकि वहां भी नगर पालिका क्षेत्र वाले नियम लागू हो सकें और फिर तो कुछ भी किया जा सकता है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान ही लगाया जा रहा है, क्योंकि लैंसडाउन और रानीखेत छावनी इलाके को उत्तराखंड सरकार किस मकसद से हथियाना चाहती है, इसको लेकर कुछ लॉजिकल बातें सामने नहीं आ पाई। पर्यटन विकास वाली दलील एकदम जच नहीं रही है। मुझे याद है दोस्तों, जब बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो शिमला में एक अनाडेल मैदान है ना, वो आर्मी के अंडर में है। अनुराग ठाकुर ने इस मैदान को सरकार के अंडर में लाने के लिए कैंपेन छेड़ दिया। उन्होंने तब शिमला में जुलूस निकलवा दिए। पब्लिक को उन्होंने ये बताया कि उनका इस अनाडेल मैदान में खेल स्टेडियम बनाने का इरादा है। लेकिन उसकी आड़ में होना यह था कि आसपास की जमीनें ऊंचे दाम में बिक जाती, बड़े होटल्स खोल दिए जाते और ये सब होता खेल सुविधाओं के विकास के नाम पर। आर्मी वालों की प्रॉपर्टी को कब्जाने का अनुराग ठाकुर का वो कैंपेन सिरे नहीं चढ़ पाया। लेकिन यहां तो धामी साहब खुद कैंपेन छेड़े हुए हैं कि लैंसडाउन और रानीखेत कैंट एरिया को हमारे हवाले कर दो। हो सकता है कि बड़ी कंपनियों का दबाव हो, वहां बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने की मंशा हो, कुछ भी हो सकता है होने को तो। लेकिन अगर छावनी इलाकों का नगर पालिका में विलय हुआ तो वहां भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, वहां कमर्शलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। जाहिर है
ऐसे में यहाँ ओक और देवदार का जो शानदार जंगल है ना, वहाँ जो मोटे घने पेड़ हैं उनकी शामत आ जाएगी। फिर जैसे अभी लैंसडाउन या रानीखेत की अपनी अलग पहचाने हैं, दोनों ओक और देवदार के डेंस फॉरेस्ट से घिरे हुए एरियाज हैं, तब हो सकता है कि इन दोनों हिल स्टेशन की इस बुनियादी पहचान को नुकसान पहुंच जाए। इन हिल स्टेशन में फिर पर्यावरण के और स्थानीय इकोलॉजी के जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ सकते हैं। एक आशंका तो ये भी है कि इससे भूमाफियाओं द्वारा छावनियों में अतिक्रमण और भूमि हड़पने की संभावना बढ़ जाएगी। कई जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि नागरिक क्षेत्रों की सैन्य प्रतिष्ठानों से निकटता वहां की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकती है। तो इसको लेकर कई तरह की बातें हैं। छावनी इलाके में जो सिविलियंस आबादी है उसके भी अपनी कंसर्न है, अपनी शिकायतें, अपनी चिंताएं हैं। बहरहाल जो भी है, देखना यह है कि रक्षा मंत्रालय धामी साहब की गुजारिश पर क्या रुख अपनाता है। क्या वाकई राजनाथ सिंह लैंसडाउन और रानीखेत छावनी एरिया को सीएम धामी की मंशा के अनुरूप उनके हवाले करते हैं, या जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, इस पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरे हर नई वीडियो की सबसे पहले सूचना आपकी मोबाइल फोन पर टन से बच जाए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।